आहान ने अपने आप को संभाला और हिमानी में एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू की। हिमानी की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगी। हिमानी के शरीर में पहले से मौजूद एनर्जी और आहान की ट्रांसफर की हुई एनर्जी की वजह से हिमानी ठीक होने लगी। इसके बाद आहान ने रक्षित को कॉल किया और वहाँ क्या हुआ था सब बता दिया। आहान ने उसे वॉर अलायंस से कुछ डॉक्टर्स लाने के लिए कहा। रक्षित ने बहुत जल्दी एक्शन लिया। जब उसे पता चला कि आहान पर अटैक हुआ है तब उसने वो पूरा रोड ब्लॉक करवा दिया। कुछ ही मिनट में वहाँ 3 मिलिट्री जीप्स आई और आहान के पास आकर खड़ी हो गई। आहान, तुम ठीक तो हो ना? रक्षित जीप से उतरा और उसने घबराते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। रक्षित, डॉक्टर्स को बोलो पहले हिमानी को चेक करे, आहान ने कहा। रक्षित ने डॉक्टर्स को इशारा किया और तुरंत हिमानी को अटेंड करने लगे। रक्षित ने वहां पर काले कपड़ों में एक आदमी को गिरे हुए देखा। उसके पास एक तलवार थी। ये सब देखकर रक्षित के मुंह से 2 ही शब्द निकले, ब्लैक निंजा। ब्लैक निंजा? क्या ब्लैक निंजा? मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। ब्लैक निंजा शब्द सुनकर उस आदमी ने घबराते हुए कहा। उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि वो ब्लैक निंजा नहीं था। तुम्हें नहीं पता? रक्षित ने रूखी आवाज में कहा और उसके पास गया। इसके बाद उसने उस आदमी के हाथ पर अपना पैर रखा और हाथ तोड़ दिया। दर्द की वजह से उसका मुंह बन गया और वो जोर से चिल्लाया, बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? रक्षित ने गुस्से में पूछा। वॉर अलायंस की बहुत टाइम से इस पर नजर थी। रक्षित इतना तो जानता था कि वो केशव का साथी नहीं था, बल्कि उससे बहुत बड़ा था। मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे मारना चाहता हूँ, उस आदमी ने कहा। रक्षित इस वक्त उसका हाथ अपने पैरों से दबा रहा था, फिर भी वो हिम्मत दिखा रहा था। इस वक्त अगर और कोई होता तो उसे जान से भी मारने की कोशिश करता, तब भी वो नहीं बताता कि उसे किसने भेजा था। आहान ने अपना मुंह बिगाड़ा। वो जानता था कि ये राघव का स्टूडेंट है, पर वो मान नहीं रहा था। इसलिए उसने उस आदमी से कहा, राघव तुम्हारा कौन है? इस वक्त आहान सिर्फ उस आदमी की आइडेंटिटी जानना चाहता था। उसे जानना था कि वो राघव का स्टूडेंट है या फिर उसके स्टूडेंट का कोई स्टूडेंट है। राघव का नाम सुनते ही उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, पर उसने अपना एक्सप्रेशन ठीक किया और कहा, क्या राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानता। नहीं पता? आहान ने कहा। अगर उस आदमी का एक्सप्रेशन नहीं बदला होता तो आहान उसकी बात मान भी लेता, पर अब आहान उसकी बात नहीं मानने वाला था। तुम राघव के सामने इस बात को फिर से बोल सकते हो कि तुम उसके स्टूडेंट नहीं हो, या फिर उसका स्टूडेंट होने में तुम्हें शर्म आती है? आहान ये सब बोलकर उस आदमी को उकसाने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक निंजा अपने तहजीब को सबसे ऊपर मानते थे। उनके लिए उनके गुरु भगवान समान होते थे। उनके सामने अगर कोई उनके गुरु को कुछ बोले तो वो बर्दाश्त नहीं करते थे। जैसे कि आहान ने उम्मीद की थी, ये सब सुनकर उस आदमी को गुस्सा आया। उसने आहान की तरफ अटैक करते हुए कहा, तुम्हारी जान ले लूंगा। पर तभी रक्षित ने उसे कॉलर से पकड़ा और एक थप्पड़ मारा। यहाँ तुम ही से रहो, ये मनाली है, तुम्हारा घर नहीं है, रक्षित ने गुस्से में कहा। थप्पड़ के बाद वो शांत हो गया, पर फिर भी उसकी आंखों में आहान के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद रक्षित आहान को साइड में लेकर गया और उससे पूछा, ब्रदर आहान, तुम ये कह रहे हो कि ये आदमी राघव का स्टूडेंट है? आहान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, इसने अभी मुझ पर अटैक किया था और इसने 3 वे की तकनीक यूज की थी। इसके बारे में सिर्फ राघव और उसके स्टूडेंट्स ही जान सकते हैं। ये राघव की स्पेशल तकनीक है। रक्षित आहान की सारी बात समझ रहा था। वो वॉर अलायंस में बहुत हाई पोजीशन पर था, इसीलिए वो राघव के बारे में जानता था। राघव का ब्लैक निंजा ग्रुप में बहुत नाम था। सब लोग उसे भगवान मानते थे। वो ब्लैक निंजा के बीच में सबसे बड़ा मास्टर था। सब उसे सीनियर कहकर ही बुलाते थे। उसका कोई आदमी इस बार मनाली में था और आहान पर अटैक करने आया था। रक्षित को ये बात थोड़ी कम समझ में आ रही थी। ब्रदर आहान, और राघव का आदमी तुम्हें मारने क्यों आया था? उसकी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? रक्षित ने आहान से पूछा। केशव और उसके गुरु को नारायण से दिक्कत थी, इसलिए वो आहान को मारना चाहते थे।
पर इन सब में राघव कहाँ से आया था? रक्षित, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे नहीं पता तो तुम मेरा विश्वास करोगे? आहान ने कहा। तुम्हें नहीं पता? रक्षित के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। नहीं, मैं और मेरे गुरु हम दोनों ही कभी भी राघव से नहीं मिले हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि इनके हमसे क्या दुश्मनी है। आहान ने कहा। रक्षित बहुत परेशान हो रहा था। केशव का ग्रुप, जिन्हें आहान से दिक्कत थी, उसने अब तक आहान पर अटैक नहीं किया था, पर जिस राघव को आहान जानता तक नहीं था, उसका स्टूडेंट उस पर अटैक कर रहा था। रक्षित, तुम ज्यादा परेशान मत हो सकता है कि ये राघव का स्टूडेंट हो, पर इसे राघव ने ना भेजा हो। आहान ने कहा। तो तुम कहना चाहते हो कि इसे किसी और ने भेजा है? रक्षित ने पूछा। हाँ, तुम जानते हो राघव कैसा इंसान है। वो मुझे मारने के लिए एक स्टेज 2 के लेवल 1 वाले छोटे फाइटर को नहीं भेजेगा। इतना तो वो भी जानता होगा कि मैं कौन हूँ। आहान ने रक्षित से कहा। छोटा फाइटर? रक्षित का मुंह बन गया। वो भी मार्शल आर्ट के स्टेज 2 लेवल 1 पर था, तो क्या आहान उसे भी छोटा फाइटर समझता था? रक्षित, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आहान को एहसास हो गया था कि उसने रक्षित को हर्ट कर दिया था, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात पर जस्टिफिकेशन दिया। मैं जानता हूँ, आगे बोलो। रक्षित ने कहा। अगर किसी और ने ये बात बोली होती तो रक्षित उसे अपने ईगो पर ले लेता और उसे अच्छा सबक सिखाता, पर यह बात आहान ने बोली थी, जो ग्रैंड मास्टर नारायण का स्टूडेंट था और खुद यंगेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि राघव मुझसे लड़ने के लिए किसी ऐसे को भेजता जो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर हो। आहान ने कहा। ब्लैक निंजा का रूल था कि वो सिर्फ बराबरी वालों से ही भिड़ते थे, इसलिए ना ब्लैक निंजा मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ते थे और ना कि मार्शल आर्टिस्ट ब्लैक निंजा से। तुम्हारी बात सही है। रक्षित को आहान की सारी बात समझ आ गई थी। और अगर राघव ने इसे नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा है? रक्षित ने पूछा। गोल्ड आर्मर सेक्ट, आहान ने कहा। यानी रणधीर? रक्षित ने पूछा। रक्षित के माथे पर पसीना आ गया। वो गोल्ड आर्मर सेक्ट सुनकर घबरा गया था। तुमने ये बात मेरे सामने बोल दी है, पर बाहर किसी से मत कहना। रक्षित ने आहान से कहा। मैं इतना बेवकूफ नहीं, मैं आपको अपना मानता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आहान ने कहा। रक्षित ने कहा और अपने माथे का पसीना पोंछ लिया। गोल्ड आर्मर सेक्ट बहुत बड़ा सेक्ट था और उसमें बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट थे। पूरे देश में उनका ग्रुप टॉप 5 में था। उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर थे और कुछ मार्शल आर्टिस्ट मास्टर बनने के बहुत करीब थे। गोल्ड आर्मर सेक्ट का नाम सुनकर किसी को भी डर लग रहा था और डर लग भी सकता था। अब आहान कह रहा था कि वो आदमी इस सेक्ट का है। अगर इस बात का कोई सबूत होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर इसका कोई सबूत नहीं था तो फिर आहान और गोल्ड आर्मर सेक्ट में बहुत बड़ी लड़ाई होती। ब्रदर आहान, अगर तुम ये बात कर रहे हो कि इसे गोल्ड आर्मर सेक्ट ने भेजा है, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रक्षित ने पूछा। अभी तक तो नहीं है, मुझे बस शक है, आहान ने कहा। शक किस बेसिस पर है तुम्हें? रक्षित ने पूछा। दरअसल जब मैं मनाली आया था तब मैंने 2 लड़कों को देखा था जो इंदर कपूर की बेटी को मारने आए थे। आहान ने रक्षित को पूरी बात बताई। यही कारण था जिसकी वजह से वो गोल्ड आर्मर सेक्ट पर शक कर रहा था। ये बात उसने गीत को भी बताई थी, पर गीत कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाती उससे पहले ही मार्शल आर्ट अलायंस के लोगों ने उन लड़कों को मार दिया था। वो एक ही कड़ी थी जो गोल्ड आर्मर सेक्ट के बारे में बता सकती थी, पर अब कुछ नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर गोल्ड आर्मर सेक्ट पर शक करना गलत नहीं है, रक्षित ने कहा। किसी ने मार्शल आर्ट अलायंस के अंदर से 2 लोगों को मरवा दिया था। ये पूरे मनाली में बहुत कम लोग कर सकते थे और गोल्ड आर्मर सेक्ट इनमें से एक था। अभी तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा एविडेंस मिलना भी बाकी है, आहान ने कहा। फिर उसने उस काले कपड़े वाले आदमी को देखा जिसे इस वक्त बंदी बनाया हुआ था। अगर वो कुछ बता देता तो फिर उनका शक यकीन में बदल सकता था। मैं इससे पूछताछ करता हूँ, रक्षित ने कहा और उस आदमी को घूरने लगा। वॉर अलायंस बाहर से आए अटैकर्स से डील करता था। ये भी बाहर से आया था और मनाली की रोड पर इसने आहान पर अटैक किया था।
इसलिए ये केस वॉर अलायंस के अंडर आता था। ठीक है, आहान ने कहा, पर उसे इन्फॉर्मेशन मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वो आदमी अपने दिल में सोच चुका था कि वो सच नहीं बताएगा, इसलिए रक्षित भले ही कुछ भी कर लेता, वो सच नहीं बताने वाला था। अगर वो सच बता भी देता तो गोल्ड आर्मर सेक्ट उसे मार देता, पर वॉर अलायंस उससे सच निकालने के चक्कर मारता। इसलिए उसके लिए अपने आप को बचाने के लिए गोल्ड आर्मर सेक्ट का इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उधर आहान के रेड मैपल होटल से चले जाने के बाद यामिनी और सानिया ने चैन की सांस ली। सानिया ने दुष्यंत की तरफ देखा और कहा, डायरेक्टर दुष्यंत, सॉरी, हमें पता नहीं था कि ये नालायक भी यहाँ आ जाएगा और तमाशा करेगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, दुष्यंत ने कहा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने शनाया के सामने अपना डिससैटिस्फैक्शन दिखाया था। तो फिर डायरेक्टर दुष्यंत, आप अपनी डेट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब तो वो यहाँ से चला गया है, यामिनी ने कहा। उसे नजर आ रहा था कि वो शनाया से बहुत खुश था। यामिनी को यकीन हो गया था कि अब शनाया और दुष्यंत की शादी हो सकती है। अब हाँ, दुष्यंत ने कहा। वो शनाया से बहुत खुश था। जब शनाया आहान के साथ उठकर नहीं गई और वहीं बैठी रही, दुष्यंत तभी शनाया से बहुत इम्प्रेस हो गया था। कुछ पल के बाद दुष्यंत ने कहा, मिस शनाया, अपना एक्स हस्बैंड बहुत है अजीब और बदतमीज है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर वो लड़का सिर्फ अजीब और बदतमीज नहीं, पूरा पागल है। वो खतरनाक आदमी है। उसने मुझसे कभी ढंग से बात नहीं की, और तो और ना ही वो मुझे कभी अपनी सांस मानता था। इससे पहले शनाया कुछ बोल पाती, यामिनी ने आहान के बारे में भला बुरा बोलना शुरू कर दिया था। यामिनी इस वक्त इतनी लाचार बन रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि दुष्यंत को उस पर दया आ जाए और शनाया और दुष्यंत की डेट और अच्छी हो जाए। क्या वो आपसे भी बदतमीजी करता था? दुष्यंत ने कहा। उसे नहीं लग रहा था कि कोई भी अपने सास की इस तरह डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। हाँ, ये सच है, वो किसी की इज्जत नहीं करता है। उसने हमें बहुत बुरी तरह से बुली किया था, वरना मैं शनाया और उसका डिवोर्स क्यों करवाती? यामिनी ने रोते हुए कहा। मिस यामिनी, ये सब सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका और मिस शनाया का बदला जरूर लूंगा उस नालायक से। आज से वो आपको कभी भी बुली नहीं करेगा। दुष्यंत ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। ये सब सुनकर यामिनी शांत हो गई। वो खुश थी कि दुष्यंत अभी से उनके बारे में सोच रहा था। इसके बाद यामिनी ने शनाया की तरफ देखा और कहा, शनाया, डायरेक्टर दुष्यंत को थैंक यू बोलो। किस बात के लिए थैंक यू बोलूं मैं उन्हें? शनाया ने कहा। उसकी आवाज शांत थी और उसके बोलने का तरीका उसने शांत रखा था। यामिनी हैरान हो गई। उसे नहीं पता था कि शनाया ऐसा कुछ बोलेगी। ये क्या आहान से डील करेगा? इतनी औकात है इनकी? शनाया ने कहा। अब दुष्यंत इस बात का जवाब कैसे देगा? सब शनाया को घूर रहे थे। दुष्यंत के सामने वो आहान की साइड ले रही थी। शनाया का एक्सप्रेशन बहुत रूखा था। बहुत देर के सन्नाटे के बाद यामिनी ने कहा, शनाया, क्या बकवास कर रही हो तुम? डायरेक्टर दुष्यंत से माफी मांगो। यामिनी इस वक्त शनाया पर चिल्ला रही थी। हाँ, तुरंत माफी मांगो। शनाया, तुम किसी अच्छाई की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? हाँ, डायरेक्टर दुष्यंत तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं और तुम कह रही हो कि इतनी औकात नहीं है इनकी। ऐसा क्या तरीका है किसी से बात करने का? सानिया ने शनाया को सुनाया। मैं शनाया, क्या आपकी नजर में मैं मेरी कोई वैल्यू नहीं है? दुष्यंत ने कहा। दुष्यंत वैसे बहुत शांत मिजाज का इंसान था, पर पब्लिक में अपनी बेइज्जती नहीं सुन सकता था वो। हाँ, मेरी नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी नजर में किसी के लायक नहीं है, शनाया ने कहा। भले ही आहान और शनाया का डिवोर्स हो गया था, पर किसी को वो आहान को एक शब्द बोलने देने वाली नहीं थी। शनाया, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है क्या? तुरंत डायरेक्टर दुष्यंत से माफी मांगो, सानिया चिल्लाई। इससे पहले आहान ने दुष्यंत के साथ बदतमीजी की थी, अब शनाया भी उसे ऐसे बोल रही थी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे मिस शनाया की माफी नहीं सुननी, दुष्यंत ने रूखी आवाज में कहा। मैं माफी मांगने वाली भी नहीं थी, शनाया ने कहा। गुड बाय,
दुष्यंत अपनी कुर्सी से उठा और वहां से चला गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद शनाया अगर उसके पैर पकड़कर माफी मांगती तब भी वो उसे माफ नहीं करता। डायरेक्टर दुष्यंत रुकिए, मत जाए। सानिया पैनिक करने लगी। उसने दुष्यंत को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुका। गुस्से में सानिया ने चाय का कप उठाया और जमीन पर पटक दिया। शनाया, ये क्या हरकत थी? सानिया, शनाया चिल्लाई, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, मुझसे इस टोन में बात करने की जरूरत नहीं है। शनाया ने कहा। उसे सानिया के फैमिली वैसे भी पसंद नहीं थी और पिछले बार हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तो उसे उनसे और नफरत हो गई थी। इसके अलावा वो जानती थी कि सानिया ने ही यामिनी को इस ब्लाइंड डेट के लिए मजबूर किया होगा। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें छोटे बड़े का लिहाज है या नहीं? तुम मुझे अपने नाम से बुला रही हो? सानिया गुस्से में आग बबूला हो गई। आहान तो उसे उसके नाम से बुलाता ही था पर अब शनाया भी उसे नाम से बुला रही थी। बड़े होने का कोई काम किया है आपने? आप मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती, शनाया ने कहा। शनाया के तेवर इस वक्त बहुत अलग थे। पहले उसने सानिया की बात इसलिए सुन ली थी क्योंकि वो उससे बहस नहीं करना चाहती थी, पर अब वो समझ गई थी कि उसके चुप रहने का सब गलत फायदा उठा रहे थे। वो जितना चुप रहेगी लोग उसे उतना ही बुली करेंगे। इसलिए शनाया ने सोच लिया था कि अब वो सबको अच्छे से जवाब देगी। शनाया का गुस्सा देखकर सब हैरान थे, खासकर यामिनी। यामिनी ने कभी भी शनाया को ऐसे नहीं देखा था। वो हमेशा बहुत रिस्पेक्टफुल और पोलाइट लड़की थी, पर आज उसके हाव भाव, एक्सप्रेशंस और आवाज सब बहुत ज्यादा अलग थे। सानिया भी चौंक गई थी। फिर उसने खुद को संभाला। तुम्हारी हिम्मत इतनी, कैसी कैंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारी? तुम। सानिया अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले शनाया ने उसे थप्पड़ मारा। सानिया वहीं पर जम गई और अपने गाल को सहलाने लगी। यामिनी और पलक की आंखें हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो गई थी। उनके चेहरे पर शौक था। मैंने कहा था तुमसे चुप रहो। पता नहीं मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लिया तुमने। I won't say it again. Stop poking me. शनाया ने कहा। इस वक्त वही थी जो बहुत शांत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? सानिया ने कहा। उसे अभी तक विश्वास नहीं हुआ था कि शनाया जैसी कमजोर लड़की ने उसे थप्पड़ मारा। मुझ में बहुत हिम्मत है और बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, शनाया ने कहा। अब शनाया किसी से भी डरने वाली नहीं थी। शनाया अब भी बहुत शांत थी। शनाया को इतना शांत देखकर सानिया को बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, सानिया ने कहा। ये सुनते ही शनाया ने उसे एक और थप्पड़ मारा। इस बार शनाया की 5 उंगलियां सानिया के गाल पर छप गई थी। शनाया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? यामिनी ने कहा। वह हैरान भी थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कमजोर और शांत रहने वाली शनाया ऐसा कुछ कर सकती थी। सानिया रिश्ते की मौसी थी और उससे भी बड़ी बात कि वो सीट पड़ी थी। शनाया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शनाया, तुम अपनी हद पार कर रही हो, पलक ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। तुम्हें भी थप्पड़ खाना है, हाँ? शनाया ने कहा। उसका टोन रूखा और एक्सप्रेशन लेस था चेहरा। वहीं सानिया गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कुछ पल बाद उसने पलक से कहा, पलक, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ, वो लोग ही इसे हैंडल करेंगे, मार मार के इसकी जान ले लेंगे। कैसे मारना चाहती हैं आप? पीछे से एक आवाज आई। ये आवाज कबीर की थी। कबीर के साथ भाविक भी था। सानिया उन्हें तुरंत पहचान गई थी। वो दोनों आहांग के साथ प्राइवेट रूम से बाहर आए थे। उन्हें देखकर सानिया परेशान हो गई और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या हुआ? आपने कहा था ना कि किसी को मारना चाहती हैं आप, कबीर ने कहा। कबीर इस वक्त जिस तरह सानिया को घूर रहा था उसके पैर कांपने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं मारना चाहती, सानिया ने कहा। उसे दिख रहा था कि वो दोनों लड़के उसे पसंद नहीं करते थे। ऊपर से उनके कपड़े देखकर वो समझ गई थी कि वो एक अमीर बाप के बेटे हैं। उनके सामने अगर वो शनाया के अगेंस्ट गई तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं मानना ना किसी को, फिर दफा हो जाओ यहाँ से, कबीर ने कहा।
कबीर आज अपने और आहान के रिश्ते सुधारना चाहता था, पर सानिया के वहां से जाने के बाद आहान वहां से बहुत परेशान होकर निकला था। कबीर की बात सुनते ही सानिया और पलक वहां से चले गए। यामिनी कुछ कहना चाहती थी पर वो चुप हो गई। इस वक्त जो एक्सप्रेशंस शनाया के चेहरे पर थे, उसे कोई भी बॉदर करने की गलती नहीं करने वाला था। इसके अलावा कबीर और भाविक आहान को जानते थे, इसलिए उसके पास चुप रहने का एक और कारण था। मिस शनाया, मैं और भाविक आहान के दोस्त है। बहुत सोचने के बाद कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शनाया ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, पर कबीर को इस बात का बुरा नहीं लगा। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोली, आहान और हिमानी में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो आप सोच रही हैं। उनके बीच में जो भी रिश्ता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, शनाया ने तुरंत कहा। इतना कहने के बाद शनाया वहां से चली गई। कबीर के एक्सप्लेनेशन सुनने का शनाया का कोई इरादा नहीं था। कबीर, अब हम क्या करेंगे? भाविक ने कहा। वहां जो कुछ हुआ था भाविक के हिमानी को सिस्टर बुलाने की वजह से हुआ था। अगर उसने हिमानी को सिस्टर नहीं बुलाया होता तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती थी। बिना आहान और हिमानी के रिश्ते के बारे में जाने भाविक ने उनका रिश्ता जोड़ दिया था। मुझे भी नहीं पता, कबीर ने कहा। उसे नहीं पता था कि वो मनाली में शनाया से टकरा जाएंगे। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे आहान और शनाया का रिश्ता अभी भी बहुत गहरा था। उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो भी शायद इस गहरे लगाव की वजह से थी। उधर आहान हिमानी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा। वैसे तो डॉक्टर्स ने उसे ट्रीट कर दिया था, पर फिर भी वो चाहता था कि डॉक्टर मुकेश हिमानी को चेक कर ले। रक्षित की मदद से डॉक्टर मुकेश हिमानी को चेक करने आ गए। डॉक्टर मुकेश, हिमानी अब कैसी है? आहान ने पूछा। मुकेश ने आहान के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे एक सवाल किया। आहान, क्या सच में हिमानी को किसी कार ने टक्कर मारी है? हाँ, आहान ने कहा। वो हिमानी की सिचुएशन जानता था। मिस हिमानी बिल्कुल ठीक है, उनके शरीर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुकेश ने कहा। ओह थैंक गॉड, आहान ने कहा। आप हिमानी की सिचुएशन से ज्यादा हैरान नहीं लग रहे हैं? मुकेश ने आहान को इतना काम देखकर कहा। हिमानी के साथ जो भी हुआ था वो एक मेडिकल मिरेकल था। अगर कोई भी हाई स्पीड वाली कार किसी को टक्कर मारे तो उसे बहुत चोटें आएंगी, पर हिमानी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसके अलावा हिमानी को रिकवरी में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा था। मैं हैरान नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हिमानी के साथ क्या हुआ था, आहान ने कहा। आहान जानता था कि हिमानी को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी में मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की एनर्जी थी। अब तक उसे डाउट था कि वो किसकी एनर्जी थी, पर अब वो जान गया था कि हिमानी के साथ कोई ग्रैंड मास्टर है। पर वो ग्रैंड मास्टर कौन है ये आहान को अभी नहीं पता था। अब तक 9 ग्रैंड मास्टर हुए हैं। उनमें से बहुत लोग दुनियादारी से दूर अपना जीवन कहीं और बिता रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो 30 साल से अकेले रह रहे थे। हिमानी के साथ कौन था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर कोई तो था जिसके बारे में आहान 100% श्योर था। अगर हिमानी किसी ग्रैंड मास्टर को जानती है तो उन्होंने इसे मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाया? उन्होंने इसे सिर्फ एनर्जी क्यों ट्रांसफर की? ऐसा हो सकता है कि हिमानी का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट हो। कौन है ये ग्रैंड मास्टर? आहान बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी बेचैनी भी जायज थी। जैसी एनर्जी हिमानी के बॉडी में थी उसे कल्टीवेट करने में कम से कम 5 साल लगते हैं। इतनी एनर्जी में से कोई भी मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता है, पर ग्रैंड मास्टर ने ये एनर्जी एक साधारण लड़की पर यूज की थी। आहान इस वक्त अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। आहान, हाँ, आहान ने हड़बड़ा कर कहा। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं? मुकेश ने पूछा। कुछ नहीं, आहान ने कहा और फिर एक गहरी सांस ली। डॉक्टर मुकेश, प्लीज आप हिमानी के बारे में किसी को मत बताना, आहान ने कहा। हाँ, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुकेश ने कहा। उसकी रक्षित से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो जानता था कि मार्शल आर्ट की दुनिया कैसी है। मार्शल आर्ट वर्ल्ड उनकी दुनिया से बहुत अलग और बहुत खतरनाक है। वो समझता था कि हिमानी किसी बहुत बड़े राज से जुड़ी हुई है। अगर ये बात बाहर आ गई तो हिमानी की जान को खतरा हो सकता है। ये सब होने के बाद आहान हॉस्पिटल से बाहर आ गया।
आहान थोड़ा उदास था। इस वक्त हिमानी ठीक थी, पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ था सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो आहान को बचाना चाहती थी। अगर उसकी बॉडी में वो एनर्जी ना होती तो एक झटके में हिमानी मर सकती थी। ये सोचते हुए आहान ने तुरंत कल्पना को कॉल किया। मनाली आने के बाद आहान ने पहली बार कल्पना को सामने से कॉल किया था। मैं जानती हूँ कि तुमने क्यों कॉल किया है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। आहान की कुछ बोलने से पहले ही कल्पना ने कहा। क्यों? आहान ने पूछा। तुम उन्हें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते, कल्पना ने कहा। ये कोई कारण नहीं है, आहान ने कहा। यही कारण है। आहान, ये समझना जरूरी है कि तुम सिर्फ उनसे ही लड़ सकते हो जो तुम्हारे बराबरी के हैं। तुम अपने से ऊपर वालों से नहीं लड़ सकते हो, और इस वक्त तुम सिर्फ रायज़ादा परिवार के नाजायज बेटे हो जिसे मारने के लिए सब बस एक मौका ढूंढ रहे हैं, कल्पना ने कहा। हिमानी की जान जा सकती थी, आहान ने कहा। कहीं तो नहीं ना, कल्पना ने कहा। कल्पना ने हिमानी की फैमिली के बारे में पता करवाया था। उसकी फैमिली बहुत मिडिल क्लास थी और ऐसे सिंपल लड़की के लिए कल्पना अपना प्लान फेल नहीं होने दे सकती थी। टिपिकल अपर क्लास, आहान बड़बड़ाया। वो जानता था कि कल्पना की नजर में किसी भी छोटे इंसान की कोई हैसियत नहीं है। आहान, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर इस सिचुएशन में तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी सिचुएशन बहुत मुश्किल है। आधे से ज्यादा रायज़ादा परिवार तुम्हें मारना चाहता है, कल्पना ने कहा। तो क्या होगा अगर मैं मर भी गया तो? आहान ने कहा। वैसे भी जब से मैं उस घर से निकला हूं, मौत का खतरा मेरे सिर पर तब से मंडरा रहा है। हाँ, आज तक नहीं बचाऊं ना? आहान ने कल्पना को याद दिलाया। आहान, यहाँ कल्पना कुछ कहना चाहती थी, पर तब तक आहान ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। कल्पना ने उसे कुछ खास नहीं बताया था, पर फिर भी उसे कुछ अंदाजा लग गया कि ऐसा कौन कर सकता है। क्या आहान इस इंसान का पता लगा पाएगा? इस वक्त मनाली के 4 बड़े परिवार थे। उनमें से आहान 2 के बारे में जानता था, कपूर फैमिली और आहूजा फैमिली। कपूर फैमिली इंद्र की वजह से बहुत नामी थी। इतना ही नहीं, उनके स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी। इसके अलावा आहूजा फैमिली को कल्पना जानती थी, इसलिए वो उनसे नहीं घबरा सकती थी। आहान को ये तो समझ आ गया कि ये मैटर दूसरी 2 फैमिली से रिलेटेड है, पर किससे, ये आहान को अभी तक समझ नहीं आ रहा था। जब उसे ये सब समझ आ रहा था तो कपूर फैमिली ने भी अभी अंदाजा लगा ही लिया होगा, और अगर ऐसा था तो फिर गीत पहले से जानते थे कि उसका दुश्मन कौन है, पर उसने किसी को शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहती थी कि कपूर फैमिली पहले उसे पकड़े। सबके अपने प्लान हैं, आहान ने मन में सोचा। उसके लिए सब कुछ बहुत उलझ रहा था। उधर शनाया पैर पटकते हुए रेड मैपल होटल से बाहर आ गई और यामिनी भी बड़बड़ाते हुए उसके पीछे आ गई। शनाया, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यामिनी ने कहा। पर अब शनाया उनकी एक बात नहीं सुनने वाली थी और आगे वो चलती रही। तभी वहां एक लाल रंग की मैसराटी कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर निकला और उसने शनाया के लिए बैक सीट का दरवाजा खोला। ये देखकर यामिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे बेटे के लिए कार आई है, यामिनी ने मन में सोचा। प्रेसिडेंट शनाया, प्लीज बैठिए, ड्राइवर ने कहा। ड्राइवर की बात सुनकर यामिनी को यकीन हो गया था कि वो कार शनाया के लिए ही आई थी। अब यामिनी को यह कंफ्यूजन था कि उसने शनाया को प्रेसिडेंट क्यों बोला था। ड्राइवर ने कार का दरवाजा बंद नहीं किया और यामिनी के बैठने का इंतजार किया। यामिनी तुरंत शनाया के साथ कार में बैठ गई। वो शनाया से सवाल करने ही वाली थी कि उसने देखा कि आगे वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसने फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हेलो यामिनी आंटी, ये लड़की शनाया की सेक्रेटरी पूजा थी। वो जानती थी कि शनाया और यामिनी के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, पर फिर भी उसने यामिनी को बहुत पोलाइटली ट्रीट किया। यामिनी शनाया की माँ थी और पूजा शनाया की सेक्रेटरी, इसलिए वो अपने मैनर्स नहीं भूल सकती थी। हेलो, तुम? यामिनी ने पूछा। मैं शनाया मैडम की सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम पूजा है, पूजा ने कहा। उसके चेहरे पर भी अभी एक वार्म स्माइल थी। ओह, यामिनी ने कंफ्यूजन में पूछा। उसे शनाया के काम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो तो मनाली एक जॉब ढूंढने आई थी, लेकिन उसके पास इतनी लग्जूरियस कार और सेक्रेटरी कैसे थी? वो अचानक से CEO कैसे बन गई थी? इस वक्त शनाया कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। उसका यामिनी का कंफ्यूजन दूर करने का कोई भी इरादा नहीं लग रहा था। शनाया, यामिनी ने कहा, पर जैसे ही शनाया ने यामिनी की तरफ देखा, वो चुप हो गई। शनाया यामिनी को एक्सप्रेशनलेस चेहरे से घूर रही थी। यामिनी को समझ नहीं आ रहा था कि शनाया इतना कैसे और क्यों बदल गई है। पहले शनाया बहुत कमजोर थी और यामिनी इस बात का पूरा फायदा उठाती थी, पर अब वो उसकी एक भी नहीं सुन रही थी और अब उसकी एक नजर से घबरा भी रही थी। शनाया मैडम, हम ऑफिस जाएंगे या कहीं और? पूजा ने कहा। वो अब शनाया के साथ काफी टाइम से थी, इसलिए शनाया के टेम्पर के बारे में उसे पता था। उसे दिख रहा था कि होटल से बाहर आने के बाद शनाया बहुत परेशान थी। उसने कभी भी शनाया को ऐसे नहीं देखा था। ऑफिस चलो, शनाया ने कहा। ड्राइवर ने कार दूसरी तरफ मोड़ ली। तभी पूजा ने उससे पूछा, ड्राइवर अंकल, आपने ये रास्ता क्यों ले लिया? ब्रिज वाला रास्ता क्यों नहीं लिया? शनाया का ड्राइवर बहुत सिंपल और अच्छा इंसान था। उसने उन्हें बताया, उस रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था, वो अब रोड ब्लॉक्ड है। कैसा कार एक्सीडेंट? ज्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, पर एक लड़का और एक लड़की उस रोड से जा रहे थे और तभी एक कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लड़के को बचाने के चक्कर में लड़की कार के सामने आ गई। ड्राइवर को जितना भी पता था उसने बता दिया। ओह माय गॉड, क्या वो लड़की ठीक है? पूजा ने तुरंत पूछा। ऐसे मामले में लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो लड़की बची होगी। वो कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, तो फिर इंसान कैसे बच सकता था? एक्सीडेंट बहुत खतरनाक था। ड्राइवर ने अपना अंदाजा लगाया। वो बहुत सालों से ड्राइव कर रहा था, इसलिए उसने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे थे, तो उसके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल ही था। आई होप उस लड़की को कुछ ना हुआ हो, पूजा ने अफसोस जताते हुए कहा। डिश की तरफ से लो, शनाया ने रूखी आवाज में कहा। पूजा ने शौक में पीछे देखा और शनाया से कहा, शनाया मैडम, ये आप क्या बोल रही हो? अब आपको वहां क्यों जाना है? सवाल मत पूछो, जितना मैं बोल रही हूँ ना करो, शनाया ने कहा। ड्राइवर की बात सुनने के बाद शनाया को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़का और लड़की आहान और हिमानी थे। वो दोनों साथ निकले थे और ब्रिज रेड मैपल होटल से ज्यादा दूर भी नहीं था। इसके अलावा शनाया को यकीन था कि आहान को बचाने के लिए हिमानी ऐसा कर सकती थी। जिस तरह हिमानी आहान को देखती थी, पास में शनाया भी आहान को वैसे ही देखती थी। इसलिए इस वजह से आज आहान के लिए उसकी सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी। शनाया को साफ पता चल रहा था कि हिमानी आहान से बहुत प्यार करती है और उसका प्यार शनाया से कम है। ड्राइवर अंकल, ब्रिज वाला रास्ता ले लो, पूजा ने कहा। वो नहीं जानती थी कि शनाया ऐसा क्यों कर रही है, पर अगर शनाया ने कहा है तो वो मना नहीं कर सकती। सिर्फ यामिनी थोड़ा बहुत समझ सकती थी कि शनाया ने ऐसा क्यों किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि होटल से निकलने के बाद ऐसा एक्सीडेंट इत्तेफाक था या साजिश। 5 मिनट में वो लोग ब्रिज के पास पहुंचे। शनाया तुरंत कार से बाहर निकली और बैरिकेड्स के दूसरी तरफ गई। जब उसे वहां आहान नहीं दिखा तब उसने गहरी सांस ली, पर फिर उसकी नजर लैंड रोवर पर पड़ी। कार के पुर्जे बिखरे हुए थे। ये देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी महंगी कार अब बस भंगार का लोहा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टक्कर नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उसे बम से उड़ाया था। कार की ऐसी हालत देखकर शनाया का दिल बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ था जिससे कार की ये हालत हो गई थी। बस उसे सिर्फ इतना पता था कि आहान ही था जो ऐसा कर सकता था। शनाया को यकीन हो गया था कि ड्राइवर जिस बारे में बात कर रहा था वो आहान और हिमानी ही थे। उसने हड़बड़ाहट में 3 कदम पीछे लिए। शनाया के मन में सवालों का सैलाब हो गया था। एक्सीडेंट पे क्या हुआ? क्या कोई आहान को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या आहान ठीक है? हिमानी के साथ क्या हुआ? क्या जिंदा तो है वो? उसे कितनी चोटें आई है? शनाया के इतने सारे सवाल थे कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून खत्म हो गया है।
शनाया मैडम, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है? पूजा ने घबराते हुए पूछा। पूजा शनाया को ऐसे देखकर परेशान हो गई थी। उसने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि शनाया उन दोनों को जानती थी। शनाया ने पूजा के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना फोन निकाला और अहान का नंबर डायल किया। इस वक्त अहान होटल पहुंच चुका था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसका फोन बजा। स्क्रीन देखकर अहान एक पल के लिए शांत हो गया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसने कहा, अहान। इतना कहकर शनाया ने लंबी सांस ली। अहान, तुम ठीक तो हो ना? शनाया ने पूछा। अहान पहले बहुत नाराज और अपसेट था। आज जो भी होटल में हुआ था, उससे अहान के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। पर अब जब शनाया की आवाज सुनकर वो सब भूल गया था। शनाया के लिए उसकी फीलिंग्स बहुत सच्ची थी और ये मोमेंट उसके लिए बहुत खास था। लंबी चुप्पी के बाद अहान ने कहा, मैं ठीक हूँ। अहान जानता था कि शनाया जानना चाहती थी कि ब्रिज पर उस वक्त क्या हुआ था। कुछ सोचने के बाद शनाया ने पूछा, और वो कैसी है? वो ठीक है। अहान ने कहा, थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। शनाया के एक्सप्रेशंस बहुत उलझे हुए थे। उसे हिमानी पसंद नहीं थी, पर इस वक्त उसने अहान की जान बचाई थी, इसलिए वो उससे नफरत भी नहीं कर सकती थी। ये लड़की अहान से उतना ही प्यार करती थी जितना शनाया करती थी, पर वो उसे पसंद करे ऐसा भी तो नहीं हो सकता था। शनाया और अहान के रिश्ते में सबसे पहली दरार तभी आई थी जब उसने हिमानी को अहान की गोद में देखा था। इस इंसिडेंट के बाद सब कुछ बदल गया था। अहान नहीं जानता था कि इस वक्त शनाया क्या सोच रही थी, वो बस अंदाजा लगा सकता था। इस वक्त वो शनाया को ये नहीं बोल सकता था कि उसके और हिमानी के बीच कोई रिश्ता नहीं है। हिमानी ने उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, तो फिर अहान के दिल में हिमानी की जगह कैसे नहीं हो सकती थी? इस वक्त अहान को बहुत बुरा लग रहा था। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो भी तो एक इंसान ही था। उसके मन में फीलिंग्स आ सकती थी। ऐसा तो नहीं था कि अहान का दिल पत्थर का था या फिर कोई संत आदमी हो। वो पहले अहान बेझिझक कह सकता था कि हिमानी के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं थी, पर अब हालात अलग थे। हिमानी ने अहान के लिए जो किया था, वो सिर्फ ऐसा ही इंसान कर सकता था जो किसी से बहुत प्यार करता हो। फिर से दोनों के बीच में एक लंबी चुप्पी आई। इसके बाद शनाया ने कहा, आज की ब्लाइंड डेट के लिए मोहम्मद सानिया मौसी ने मुझे धोखे से बुलाया था। मुझे उसके बारे में नहीं पता था। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। अहान ने कहा। अहान को पहले ही पता था कि शनाया वहां अपनी मर्जी से नहीं आई थी। शनाया ने उस वक्त अहान की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि वो हिमानी के साथ था और भाविक ने हिमानी को सिस्टर बुलाया था। इट्स ओके, अब क्या फर्क पड़ता है? शनाया ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अहान को किसी भी बात का एक्सप्लेनेशन क्यों दिया था। शायद वो नहीं चाहते थे कि अहान के मन में उसके लिए कोई खराब फीलिंग्स हो या ग्रज रहे, या फिर शायद वो ये जताना चाहती थी कि वो ऐसी लड़की नहीं है जिसकी फीलिंग्स कुछ ही दिनों में बदल जाए, या फिर शायद उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि उसने अहान को हिमानी के साथ देख लिया था। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक बात और पूछनी थी, शनाया ने कहा। क्या? अहान ने कहा, तुम विपुल सुखानी को जानते हो ना? उसके साथ जो हुआ वो तुमने ही किया था ना? शनाया ने हिचकिचाते हुए पूछा। शनाया को पहले से शक था कि उसके आसपास अहान है। जब उसे यामिनी ने बताया कि अहान को यहाँ आए कुछ दिन हो गए, तब उसे यकीन हो गया कि विपुल के साथ जो भी हुआ वो अहान की वजह से ही हुआ था। हाँ, वो सब मैंने ही किया था। अहान ने कोई झूठ नहीं बोला और तुरंत इस बात को मान लिया। अहान को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर शनाया चेक करती कि कंपनी में नया कौन आया तो उसे सच पता चल ही जाता। थैंक यू, शनाया ने धीरे से कहा। उसे एहसास हो गया था कि अहान कुछ दिनों से उसके आसपास ही था और उसके बारे में काफी कुछ जानता था। तुम्हें फैल्कन में काम करने की आदत हो गई? अहान ने पूछा। दरअसल फैल्कन बहुत बड़ी कंपनी थी और गिल कंस्ट्रक्शन की तरह कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था उनका। शनाया इस कंपनी में सीईओ थी, इसलिए उसे बहुत कुछ एक साथ संभालना था। उसे हर डिपार्टमेंट पर नजर रखनी थी। ऐसे में कोई टफ डिसीजन लेने में उसे दिक्कत आ सकती थी क्योंकि उसे इतनी बड़ी कंपनी में काम करने की आदत नहीं थी। हाँ, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, शनाया ने कहा।
वो समझ गई थी कि अहान के मन में क्या चल रहा था। एक्चुअली कल्पना आंटी ने मेरी बहुत हेल्प की और मेरे साथ एक एडवाइजर कमेटी भी है जो मेरी मदद करती है। यहाँ काम करना गिल कंस्ट्रक्शन में काम करने से ज्यादा आसान है, शनाया ने कहा। जब तक सब ठीक है तब तक बहुत अच्छा है, अहान ने कहा। अहान जानता था कि वो ये सब सिर्फ उसकी तसल्ली के लिए कह रही थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ देर तक फोन पर बात की। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच की दूरियां खत्म हो रही है। क्या दोनों फिर से करीब आ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। अहान से बात करने के बाद शनाया कार में आकर बैठ गई। उसके चेहरे की परेशानी कम हो गई थी और अब वो फिर से पहले की तरह शांत थी। उसके एक्सप्रेशन से कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था या फिर क्या है। शनाया मैडम, अब कहाँ जाना है? पूजा ने पूछा। ऑफिस, शनाया ने कहा। इतना कहने के बाद शनाया अपनी सीट का सहारा लेकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर अपने दिमाग को आराम देना चाहती थी। यामिनी इस वक्त बिल्कुल चुप थी। उसने शनाया के बदले हुए तेवर देखने के बाद उससे कोई सवाल नहीं किया था। इसके अलावा वो एक लग्जरी कार में थी और उसके ड्राइवर उसे प्रेसिडेंट बुला रहे थे। इतना ही नहीं, उसके पास अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। इसका मतलब साफ था कि शनाया इस वक्त एक बहुत ही हाई पोस्ट पर थी। इसका स्टेटस किसी भी तरह से दुष्यंत से कम तो बिल्कुल नहीं था। इसके अलावा उसने सानिया को भी 2 बार थप्पड़ मारा था। अहान से डिवोर्स के बाद शनाया बिल्कुल बदल गई थी। भले ही यामिनी शनाया की माँ थी, पर ऐसे स्टेटस के साथ वो शनाया से बुरी तरह बात नहीं कर सकती थी। अगर शनाया नाराज हो जाए तो फिर शायद वो शनाया के स्टेटस का कोई फायदा ना उठा पाए। यामिनी ये सोच रही थी कि शनाया के स्टेटस का फायदा कैसे उठाया जाए। अगली सुबह रोज की तरह अहान फैल्कन इंडस्ट्रीज पहुंचा। पहले दिन जो भी हुआ था उससे अहान को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। उसे अभी कुछ दिन यहाँ रहना था, इसलिए उसे अपना लो प्रोफाइल मेंटेन करना था। इसलिए वो जॉब भी नहीं छोड़ सकता था। फैल्कन इंडस्ट्रीज में एक मामूली एम्प्लॉय पर भी वैसे कोई शक नहीं करेगा। इसके अलावा शनाया अब भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुई थी। बिल्डिंग में घुसते ही अहान को सबसे पहले अश्विन दिखा। विनोद के घर पर डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी अश्विन शांत था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अश्विन के चेहरे पर अहान को देखने के बाद भी स्माइल थी। इसके बाद अहान ने कीर्ति को देखा। कीर्ति के चेहरे पर डिस्गस्ट का एक्सप्रेशन था। वो अहान को खास पसंद नहीं करती थी, पर अब तो वो उससे नफरत भी करती थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुंह नहीं लगने वाले थे, इसलिए बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया। अपने डेस्क पर पहुंचने पर अहान चिराग से मिला। इस वक्त चिराग थोड़ा ऑकवर्ड था। अहान को देखने के बाद उसकी ऑकवर्डनेस और बढ़ गई। अहान सोच रहा था कि चिराग उससे कुछ कहना चाहता है, पर बहुत सोचने के बाद चिराग ने कहा, गुड मॉर्निंग अहान। गुड मॉर्निंग, अहान ने कहा। जब चिराग ने उससे कुछ नहीं पूछा तो अहान भी चुप रहा। बहुत जल्द दोपहर हो गई। अहान और चिराग दोनों अपने काम में बिजी थे। कुछ देर बाद चिराग अहान के पास आया और उसने बोला, अहान, मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहता हूँ। चिराग ने ये बात बहुत शर्माते हुए बोले, चिराग, तुम्हें कुछ चाहिए तो ऐसे ही मांग लो। अरे, हमारे बीच में फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, अहान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था कि चिराग को कुछ मदद चाहिए और उसे डायरेक्टली मांगने में शर्म आ रही है, इसलिए वो लंच का बहाना बना रहा था। ये सुनकर चिराग ऑकवर्ड हो गया और साथ ही अहान की ये बात उसके दिल को छू गई। चिराग समझ गया था कि अहान उसे कोई गैर नहीं मानता है। अब दरअसल अहान, बात यह है कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाला हूँ और मुझे मेरी कार ले जाने में शर्म आ रही है। चिराग ने कहा, ये लो मेरे कार की कीज, अहान ने कहा और कार की कीज चिराग को दे दी। अहान तुरंत समझ गया था कि चिराग को उसकी कार चाहिए थी, इसलिए उसके मांगने से पहले उसने कीज दे दी। अरे थैंक यू अहान, चिराग ने कहा। उसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि अहान को उसकी रेपुटेशन की कदर है। किसी से कार मांगना और फिर शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं थी, पर फिर भी अहान ने उसे चाबी दे दी थी। अहान को चिराग का एम्बैरेसमेंट साफ नजर आ रहा था। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आगे से कोई भी मदद मांगने में हिचकिचाना मत, और अगर हिचकिचाओ तो फिर मुझे अपना भाई मत बोलना, अहान ने कहा। चिराग अब भी जॉब कर रहा था,
फिर भी वो कॉलेज स्टूडेंट जैसा ही था। उसे किसी से मदद मांगने में शर्म आती थी। तुम सही बोल रहे हो, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा, चिराग ने कहा और वहां से चला गया। चिराग भी आहान को अपना मानता था, फिर भी वो उससे थोड़ा घबराता था। ऑफिस के बाद आहान हिमानी से मिलने हॉस्पिटल गया। इस वक्त हिमानी को होश आ चुका था और वो अपने बैग पर बिल्कुल ब्लैंक के बैठी थी। आहान उसके पास आया और उससे पूछा, कैसी हो तुम हिमानी? आहान को देखकर हिमानी से कंट्रोल नहीं हुआ और वो फूट कर रोने लगी। आहान, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने आहान को कस कर पकड़ लिया था। डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ओवर नाउ, आहान ने हिमानी को संभालते हुए कहा। हिमानी ने उस वक्त जो किया था वो बहुत ब्रेव था और अब हिमानी डर रही थी। आहान, मुझे लगा कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, हिमानी ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। उसने आहान का हाथ पकड़ लिया था। उसे मरने से इतना डर नहीं लग रहा था जितना आहान को दोबारा ना देख पाने से लग रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आहान ने कहा। उसके चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा। हिमानी ने आहान की तरफ देखा। वो उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो सच बोल रहा था, पर उसने नहीं पूछा। वो जानती थी कि आहान के दिल में शनाया है और शनाया का दर्जा बहुत ऊपर है। अगर इस वक्त हिमानी ने कुछ कहा होता तो वो आहान को फैसला लेने पर मजबूर कर देगी, इसलिए उसे चुप रहना ही ठीक लगा। आगे से ऐसी बेवकूफी मत करना, जब भी कोई खतरा आए तो पहले अपने आप को बचाने का सोचना, आहान ने हिमानी से कहा। अगर उस वक्त कार ने आहान को टक्कर मारी होती तो उसे ज्यादा चोट नहीं आती, पर हिमानी ये बात नहीं जानती थी और उसने आहान के लिए ये फैसला लिया। अगर उस एक्सीडेंट की वजह से हिमानी को कुछ हो जाता तो आहान नहीं जानता था कि वो क्या कर देगा। शायद वो कुल आमद सेक्ट को खत्म कर देगा। आहान वैसे भी जब बात उसकी कमजोरी पर आती थी तब वो कभी रैशनल डिसीजन नहीं लेता था। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, हिमानी ने कहा और मुस्कुराने लगी। आहान ने पहली बार हिमानी की तरफ इतना कंसर्न दिखाया था। कुछ दिन कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आराम करो, जब पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब कॉलेज जाना, ठीक है? आहान ने हिमानी के बदले हुए एक्सप्रेशन नहीं देखे थे। वो अभी भी हिमानी को समझा रहा था। ठीक है, हिमानी ने कहा। वैसे तो हिमानी अब ठीक थी, पर हॉस्पिटल में उसे आहान के साथ और टाइम मिल जाएगा, इसलिए वो मान गई। अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, आहान ने कहा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आहान ने सोचा कि वो राशि को कॉल करेगा और हिमानी के लिए लीव अप्लाई करने के लिए बोलेगा, पर इतने में ही राशि का कॉल आ गया। आहान, हिमानी कहाँ है? मैं उसे कल रात से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है, राशि ने परेशान होते हुए कहा। हिमानी यहाँ नहीं है, वो शिमला चली गई है, आहान ने राशि से झूठ बोला। इस वक्त हिमानी के भी अपने कुछ सीक्रेट्स थे। अगर वो राशि को सच बता देता तो ऐसा हो सकता था कि हिमानी किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद हिमानी को ज्यादा चोटें नहीं आई थी और वो बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। अगर ये बात कॉलेज में पता चल जाती तो वो बहुत लोगों के रडार में आ सकती थी, इसलिए आहान पहले हिमानी का सच जानना चाहता था। शिमला अचानक से? राशि ने पूछा। राशि को ये बात थोड़ी अजीब लगी। हाँ, उसे जरूरी काम निपटाना था, उसके घर पर कुछ काम था, आहान कन्विंसिंगली झूठ बोल रहा था। ओह ठीक है, राशि आहान की बात मान गई। उसने नहीं सोचा था कि आहान उससे झूठ बोल रहा था। और कुछ, आहान ने रियलाइज किया कि राशि उससे कुछ और बात भी बोलना चाहती थी, इसलिए शायद फोन नहीं रख रही थी। हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें और तुम्हारे उस फ्रेंड को जिसने मुझे गिफ्ट दिए थे ना, उन्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ, राशि ने कहा। उसका दिल जानता था कि आहान ही वो इंसान है जिसने उसे गिफ्ट दिए थे, फिर भी वो श्योर होना चाहती थी। ये बात सुनकर आहान परेशान हो गया। राशि उन्हें इनवाइट कर रही थी और अचानक से आहान अपना कोई अमीर दोस्त नहीं ला सकता था। वो अब्रॉड गया हुआ है, शायद कुछ वक्त वहीं पर रहे। ऐसा करते हैं, हम डिनर की डेट पोस्टपोन कर देते हैं, आहान ने बात टालने के लिए कहा।
आहान ने सोचा कि अगर वो सीधा मना कर देगा तो शायद राशि को शक हो जाएगा, इसलिए उसने पोस्टपोनमेंट की बात कही। आहान की ये बात सुनकर राशि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो इनवाइट करे तभी वो अब्रॉड में हो। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। आहान के इस बात से राशि और ज्यादा श्योर हो गई थी कि आहान के किसी दोस्त ने नहीं बल्कि उसने ही राशि को गिफ्ट्स दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा फ्रेंड बिजी है, तुम तो नहीं ना, राशि ने कहा। वो अपना काम निकलवा के ही मानने वाली थी। नहीं, आहान ने कहा। ग्रेट, फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ शाम को 7 बजे रिवर रेस्टोरेंट। तुम मना नहीं कर सकते, राशि ने कहा। हाँ, आहान ने कहा। मैंने कहा ना तुम मना नहीं कर सकते, तुम्हें आना ही पड़ेगा, राशि ने कहा। राशि का असली मकसद आहान को ट्रीट देने का था। मैं मना नहीं कर रहा, आहान ने कहा। राशि की आवाज सुनकर आहान समझ गया था कि वो बहुत डिटरमाइंड है। अगर उसने आज मना किया तो वो कल बोलेगी, इसलिए आहान ने सोचा कि एक बार का राशि की बात मानकर इस टॉपिक को क्लोज कर दे। वेरी गुड, राशि ने कहा और हंसने लगी। अरे हाँ आहान, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आएंगी, वो सब तुम्हारी बहुत बड़ी फैंस है और तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, राशि ने कहा। नहीं, आहान ने कहा। आहान पहले हैरान था, पर फिर उसे याद आया कि वो राशि को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मान गया। इस वक्त आहान बहुत सारी लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग था। उसके पियानो स्किल्स और फाइटिंग स्किल्स से वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी। इससे पहले लड़कियां ऐसे पागल रोहित के पीछे थी, पर जब उसने इंटेंशनली आहान को बेइज्जत करने के लिए स्टेज पर बुलाया और फिर इतना बुरी तरह हार गया, तब आहान सबका हीरो बन गया। इसके अलावा आहान गीत कपूर को भी जानता था। इस वक्त मनाली यूनिवर्सिटी में अगर कोई बहुत फेमस था तो वो आहान ही था। उस दिन प्रोग्राम के बाद राशि के रूम में भीड़ लग गई थी। सब लोग आहान के फैन थे और क्योंकि राशि आहान को जानती थी, इसलिए सब चाहते थे कि राशि उन्हें आहान से मिलवाए। इन लोगों के टॉर्चर की वजह से राशि ने ये प्लान बनाया था। ठीक है, तो फिर ये प्लान फाइनल रहा, राशि ने कहा। वो बहुत खुश लग रही थी कि आहान मान गया था। दोनों ने डिनर की जगह और टाइम फाइनल कर लिया और फिर फोन रख दिया। राशि का कॉल रखने के बाद रक्षित का कॉल आया। उसने उस आदमी से इंफॉर्मेशन की प्रोग्रेस के बारे में पूछा। रक्षित, कुछ पता चला? आहान ने पूछा। भाई, अब तक तो उसने अपना मुंह नहीं खोला है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, रक्षित ने कहा। वॉर अलायंस ने उस आदमी पर बहुत टॉर्चर किया, पर फिर भी उसने ये नहीं बताया कि उसे किसने भेजा था। रक्षित की ये बात सुनकर आहान को कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि वो आदमी अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेगा। अगर उसने ऐसा किया तो गोल्ड आर्मर सेक्टर से मार देगा। ओह, मुझे नहीं लगता कि वो अपना मुंह खोलेगा, आहान ने कहा। पर हमें गोल्ड आर्मर सेट के खिलाफ कोई तो सबूत चाहिए ना, रक्षित ने कहा। वो तो है। ऐसा करो, तुम पब्लिक में ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दो। जैसे जैसे आहान बोल रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। इतना ही नहीं, आहान की बातें सुनकर रक्षित की आंखों में चमक आ उठी। आखिर दोनों में क्या बात हुई थी? फोन रखने के बाद राशि के रूम में हंगामा हो गया। जब राशि आहान से बात कर रही थी, तब सब उसके पास ही थे। सब ने अपने एक्साइटमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, पर जब आहान मान गया, तब वो उछलने लगी। अच्छा, आप चिल्लाना बंद करो, अगर ऐसे ही चिल्लाते रहे तो दीवारें गिर जाएंगी, राशि ने कहा। राशि, आहान सच में हमसे मिलने आ रहा है? एक लड़की ने चुलबुली आवाज में कहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान मान गया था। उस रात के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि आहान बहुत हॉट टेम्पर्ड और हॉट प्रोफाइल है, पर सिर्फ राशि जानती थी कि वो दिल का कितना अच्छा है। वो उसकी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता था। हाँ, बिल्कुल मान गया। मैंने उससे पूछा था तो वो मेरी बात कैसे नहीं मानता, राशि ने इतराते हुए कहा। वाह राशि, तुम कमाल हो। राशि, वी लव यू। लड़कियों ने राशि की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिया।
अच्छा बस मेरी इतनी तारीफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक लड़के से ही तो मिलना है, उसमें इतना एक्साइटेड होने वाली क्या बात है? राशि ने कहा। वो आहान से बहुत बार मिल चुकी थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़कियां इतनी खुश क्यों थी। आहान हैंडसम था, पर उससे भी ज्यादा हैंडसम लड़के उनकी यूनिवर्सिटी में थे। अगले दिन ऑफिस का काम खत्म करने के बाद आहान रिवर रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हुआ। चिराग पहले ही अपने रियूनियन के लिए चला गया था, इसलिए आहान भी जल्दी निकल गया। आहान जब रेस्टोरेंट पहुंचा तब लगभग शाम हो चुकी थी। इस वक्त रेस्टोरेंट के आसपास बहुत भीड़ थी। रेस्टोरेंट का नाम रिवर रेस्टोरेंट था, पर वो शहरों के बीचों बीच था और रिवर से उसका कोई लेना देना नहीं था। आहान जब वहां पहुंचा तब उसने एक लड़की को देखा जिसने काले रंग का लंबा ड्रेस पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राशि थी, जो इस वक्त रेस्टोरेंट के गेट के बाहर आहान का इंतजार कर रही थी। जब राशि ने आहान को देखा तब उसने अपना हाथ हवा में हिलाते हुए कहा, आहान इस तरफ। आहान मुस्कुराया और राशि की तरफ बढ़ गया। जब वो राशि की तरफ जा रहा था तब लोगों को बहुत जलन हो रही थी। हाय, राशि ने कहा। हेलो, तुम अकेले? तुम्हारी फ्रेंड्स कहाँ हैं? आहान ने पूछा। राशि ने उसे कहा था कि उसकी फ्रेंड्स भी आएंगी, पर इस वक्त वो अकेले ही उसका इंतजार कर रही थी। वो सब तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है, राशि ने रेस्टोरेंट के अंदर इशारा करते हुए कहा। दरअसल वो सब बहुत सुंदर है। अगर हम सब ऐसे बाहर खड़े रहते तो लोग कुछ गलत मतलब निकाल लेते, इसलिए मैंने उन्हें अंदर जाने के लिए बोल दिया। राशि ने झूठ बोला। दरअसल वो सब आहान का बाहर इंतजार कर रही थी, पर कुछ लड़कों ने उन्हें ईव टीज करना शुरू कर दिया। उनमें लड़ाई हो गई और होटल के मैनेजमेंट को बीच में आना पड़ा। राशि नहीं चाहती थी कि आहान सोचे कि उसकी फ्रेंड्स बहुत गुस्से वाली, और इसलिए उसने झूठ बोल दिया। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, उन्हें ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, ये सही नहीं होगा, आहान ने कहा। वो भी नहीं चाहता था कि इतने सारे लड़कियां उसका इंतजार करे। सिर्फ एक राशि की वजह से ही लोग उसे बहुत घूर रहे थे। राशि ने जो प्राइवेट एरिया बुक किया था वो 3rd फ्लोर पर था। जब वो लोग वहां पहुंचे तब सब लड़कियां जोर से हंस रही थी और बातें कर रही थी। राशि ने सबका अटेंशन आहान की तरफ लाने के लिए 2 बार कफ किया। जब सब शांत हो गए तब राशि ने मुस्कुराते हुए कहा, आहान अंदर आ जाओ। आहान मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। हेलो आहान, हेलो आहान, लड़कियों ने बहुत एक्साइटमेंट में कहा। ऐसे आहान हैरान रह गया। लड़कियों की आवाज बहुत तेज थी। आहान घबरा मत, ये सब पागल है, राशि ने कहा। राशि को समझ नहीं आया कि उन लड़कियों ने ऐसा क्यों किया। आहान को देखकर राशि के फ्रेंड्स भी थोड़ा एम्बैरस हो गए थे। आहान, मैं तुम्हारा सबसे इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, ये वंशिका है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी फैन है। राशि ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। हेलो आहान, वंशिका ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, आहान ने कहा और वंशिका से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद ही आहान समझ गया था कि वंशिका कोई मामूली लड़की नहीं है। वंशिका से इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आहान ने बाकी 4 लड़कियों से इंट्रोडक्शन किया। ये लड़कियां बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी थी, वो बस सुंदर और वेल बिहेव्ड गर्ल्स थी। जब खाना सर्व हुआ तो आहान और भी श्योर हो गया कि वंशिका में कुछ तो बात थी। बस वंशिका ही थी जो सबसे बात कर रही थी। राशि, जिसने सबको इनवाइट किया था, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। आहान को लगा कि बाकियों को वंशिका का ये डोमिनेशन पसंद नहीं आ रहा था, पर जब उसने सबकी तरफ देखा तब उसे एहसास हुआ कि वो ज्यादा सोच रहा है। आहान बहुत ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि वंशिका सबका ख्याल रख रही थी। उसे जैसे ही लगता कि कोई टॉपिक किसी को ऑफेंड कर रहा है, वो झट से उस टॉपिक को बदल देती थी। अगर उसे लगता था कि कोई कुछ बोलना चाह रहा है पर घबरा रहा है, तब वो उससे रिलेटेड एक टॉपिक शुरू करती है और उसे बोलने का मौका देती है। आहान ने वंशिका को अच्छे से जज किया। वो समझ गया था कि वंशिका सिर्फ उसकी फैन नहीं थी, बल्कि किसी और वजह से उससे मिलने आई थी। कुछ आइडेंटिटी थी वंशिका की जिसे कोई नहीं जानता था। आहान ने अपने एक्सप्रेशन का बहुत ध्यान रखा। वैसे आहान, तुम कहाँ से आए हो? वंशिका ने पूछा और आहान को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसके एक्सप्रेशन पढ़ना चाहती थी। शिमला से, आहान ने कहा।
वंशिका ने कहा। आहान समझ गया था कि वंशिका का बात करने का तरीका बहुत अलग है। वो बताना कुछ चाहती थी पर उसने साफ साफ नहीं बताया, बल्कि आहान से पूछने का इंतजार किया। वैसे मिस वंशिका, आप कहां से हैं? आहान ने पूछा। आहान वंशिका की असलियत जानना चाहता था। अगर वंशिका उसके बारे में कुछ जानती तो उसका एक्सप्रेशन जरूर बदलता, पर ऐसा नहीं हुआ था। तुम गेस कर सकते हो मैं कहां से हूं? वंशिका ने प्लेफुली कहा। गेस? आहान हैरान हो गया। मिस वंशिका, मैं गेस नहीं कर सकता। आहान ने कहा। गेस नहीं कर सकते? ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, वंशिका ने कहा। ओके, आहान ने कहा। वो देखना चाहता था कि वंशिका इस बात को कहां से कहां लेकर जाती है। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मॉम कहां से है? वंशिका ने पूछा। आहान की मॉम? ये सुनकर आहान के माथे पर सल आ गए। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वंशिका मेरी मॉम को जानती है? वो मेरी मॉम को कैसे जानती है? मिस वंशिका, आप बैंगलोर से हैं? आहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आहान अपनी माँ के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानता था। कोई भी उनके बारे में रायज़ादा फैमिली में बात नहीं करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ की फैमिली क्या काम करती थी। रायज़ादा फैमिली में बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे, पर आज वंशिका, जिससे वो पहली बार मिला था, उसने उसकी माँ का जिक्र किया था। राइट, मैं बैंगलोर से हूँ, वंशिका ने कहा। इस वक्त वंशिका की आंखों में चमक थी। आप मेरी मॉम को कैसे जानती है? आहान ने पूछा। अब उसे यकीन हो गया था कि वंशिका यहाँ सिर्फ उसे फैन होने के नाते मिलने नहीं आई थी, बल्कि कारण कुछ और था। हाँ, मैं उनसे पहले एक बार मिली हूँ। नैना आंटी बहुत अच्छी है। मैं उनसे ज्यादा जेंटल लेडी से कभी नहीं मिली हूँ, वंशिका ने कहा। थैंक यू, आहान ने बहुत कामली कहा। वंशिका आज भले ही यहाँ किसी काम से आई हो, पर वो अपना कंपोजर नहीं खो सकती थी। उसके लिए काम रहना बहुत जरूरी था। वंशिका, तुम आहान की मॉम से कैसे मिली? राशि ने पूछा, जो इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन थी। आहान के बारे में और हिमानी बस इतना ही जानते थे कि वो गिल फैमिली का घर जमाई था। उसकी माँ के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। वंशिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान के बारे में कुछ जानती थी। मेरे पापा और नैना आंटी बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मैं छोटी थी तो वो मुझे बार बार उनसे मिलवाने लेकर गए थे, वंशिका ने कहा। राशि ने मुंह बना लिया। वो वंशिका के बैकग्राउंड के बारे में इतना नहीं जानते थे, पर उसने अफवाह सुन ली थी कि वंशिका के फादर रोनित बजाज बैंगलोर के सबसे अमीर आदमी थे। राशि नहीं जानती थी कि उस बात में कितनी सच्चाई है, पर उसे इतना पता था कि वंशिका का बैकग्राउंड ऑर्डिनरी नहीं था। पर अब वंशिका ने कहा था कि उसके फादर और आहान की मॉम दोस्त थे और वो उसे उनसे मिलवाने लेकर गए थे। रोनित बजाज का स्टेटस कम नहीं था और वही शायद नैना का स्टेटस भी अच्छा था। फिर आहान किसी का घर जमाई क्यों था? आहान के कितने और कौन से सीक्रेट्स थे? राशि के मन में इस वक्त सवालों का बवंडर था। उसे बहुत सारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, पर फिर भी राशि ने अपने मन में डाउट को दबाया और खुद को शांत किया। इस वक्त इस टॉपिक पर बात करने का कोई फायदा नहीं था। अच्छा, जाने तो इस टॉपिक को, खाना खाते हैं, राशि ने कहा। जैसे ही उसने ये बात कही, किसी ने उनके प्राइवेट एरिया के दरवाजे को लात मारी। अवान ब्रदर, लेट्स ड्रिंक, उस लड़के ने कहा और राशि के ग्रुप की तरफ देखने लगा। वो बुरी तरह से नशे में था और उसके पैर और जुबान दोनों लड़खड़ा रहे थे। राशि को गुस्सा आया। इस लड़के ने शायद बहुत पी ली थी और अब गलत रूम में आ गया था। राशि वहां वेटर को बुलाने ही वाली थी कि तभी वहां एक लड़का आया और उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत रूम में आ गए हो। मैं गलत रूम में आ गया? सॉरी। वो लड़का नशे में था, पर उसका कैरेक्टर खराब नहीं था। उसने सिंसियरली उससे माफी मांगी। आई एम सॉरी, मेरा दोस्त नशे में था। दूसरे लड़के ने माफी मांगी, तभी उसकी नजर आहान पर गई। अरे आहान, तुम यहाँ? उस लड़के ने पूछा। अब जब आहान ने अच्छे से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कौन था। चिराग,
आहान जानता था कि चिराग अपने दोस्तों से मिलने वाला था, पर उसे ये नहीं मालूम था कि वो रिवर रेस्टोरेंट में आने वाला था। तुम यहाँ कैसे? चिराग ने पूछा। आहान को देखकर चिराग बहुत खुश था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए आया हूँ, आहान ने कहा। फ्रेंड्स? चिराग ने सबको अच्छे से देखा। सबको देखकर चिराग की आंखें बड़ी हो गई। उसने सोचा, आहान की फ्रेंड्स तो बहुत सुंदर है। चिराग हैरान था। उसने पहली बार एक साथ इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखा था। चिराग का एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ गया था कि वो क्या सोच रहा था। आहान के मन में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। वो चिराग को उसका और राशि का रिश्ता कैसे समझाएगा, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। चिराग, क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे हमारी ड्रिंक्स अभी बाकी है। इतने में वहां एक और लड़का आया और उसने कहा। वो वहां ऐसे आया था जैसे वहां कोई था ही नहीं। उसने पहले चिराग और ड्रंक लड़के को देखा और फिर राशि, वंशिका और बाकी लड़कियों को देखा। चिराग, ये सब तुम्हारी दोस्त हैं? उस लड़के ने पूछा। ये लड़का आरव मेहंदी रत्ता था। आरव टिपिकल अमीर बाप की औलाद था। चिराग ने तुरंत ना में सर हिलाया और कहा, नहीं, ये मेरी दोस्त नहीं है और ना ही मैं इन्हें जानता हूँ। चिराग नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बारे में गलत सोचे। चिराग, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने सुना कि तुम किसी को आहान बोल रहे थे। आरव ने कहा। यही है ना आहान? हाँ? आरव ने बिना चिराग की बात सुने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां सिर्फ एक ही लड़का था। हाँ। चिराग इस बात से मुकर नहीं सकता था। चिराग आरव को ऑफेंड नहीं कर सकता था। इस वक्त आरव आहान को टारगेट कर रहा था। मतलब आहान तो तुम्हारा दोस्त है ना? आरव ने पूछा। हाँ। तुम्हारा दोस्त मतलब मेरा दोस्त? और सब दोस्त मिलकर तो साथ में डिनर कर ही सकते हैं, हाँ है ना? आरव ने कहा। आरव ने चिराग को बोलने का मौका नहीं दिया और वहां पर एक चेयर पर बैठ गया। लेडीज, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आरव ने पूछा। उसे लग रहा था कि वो लड़कियां अगर पागल ना हुई तो उसका इंटेंशन समझ जाएंगी। वंशिका ने स्माइल किया और अपने ड्रिंक का सिप लेने लगी। बाकी लड़कियां भी अपने खाने में बिजी रही। इस वक्त राशि आहान की तरफ देख रही थी। सब कुछ आहान पर डिपेंड करता था। आहान अब क्या करेगा?